हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 12। तो लास्ट क्लास में हम टाइप ऑफ मैपिंग पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ मैपिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैपिंग से हमने टोटल क्या डिराइव किया था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, n टू द पावर n m। यदि a सेट है जिसमें है m एलिमेंट और b सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना था, n टू द पावर m। ये हमने ड्राइव किया था। फिर दूसरी चीज हमने ड्राइव की थी कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ड्राइव करने के बाद आया था हमारा npm, मतलब a सेट में यदि m एलिमेंट है और b सेट में यदि n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आया था हमारा npm। कब? जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। ठीक है, तो चलो वन वन फंक्शन में एक क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करना, फिर मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं कैसे करेंगे। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a टू a such that fi not equal to I for all I belong to a, जहां पर a है 1 2 3 4। ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि a सेट से a सेट में कितने वन वन फंक्शन बनेंगे ऐसे जिसके लिए एफ आई नॉट इक्वल टू आई हो, और a सेट क्या है वो हमें दिया हुआ है। तो देखो एफ आई नॉट इक्वल टू आई एक्चुअली में होता क्या है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एफ आई नॉट इक्वल टू आई ये रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा पी एंड सी का। पी एंड सी 11th में जो पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एफ आई नॉट इक्वल टू आई मतलब यदि आई की जगह पे हम वन रख दें तो एफ वन वन के बराबर नहीं होना चाहिए। आई की जगह पर टू रख दें तो एफ टू टू के बराबर नहीं होना चाहिए। एफ आई की जगह पर थ्री रख दें तो एफ थ्री थ्री के बराबर नहीं होना चाहिए। आई की जगह पर फोर रख दें तो एफ फोर फोर के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीरेंजमेंट। एक होता है हमारा अरेंजमेंट, एक होता है डिरेंजमेंट। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट। इसका फिजिकल मीनिंग देखो क्या होता है, मैं बताता हूं। मान लो तीन डब्बे हैं, तीन डिब्बों को मैंने नाम दे दिया कुछ ए बी सी, और तीन बॉल हैं, इनका नाम है कुछ ए डैश बी डैश सी डैश। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो ए डैश नाम की बॉल है वो ए वाले डिब्बे पे नहीं जानी चाहिए, बी और सी किसी में भी जा सकती है। जो बी डैश नाम की बॉल है ये बी डिब्बे में नहीं जानी चाहिए, ए और सी किसी में भी जा सकती है। जो सी डैश नाम की बॉल है ये सी डिब्बे में नहीं जानी चाहिए, ये ए और बी किसी में भी जा सकती है। ऐसे ले लें तो कुछ और समझ में आएगा। ये मान लो स्काई ब्लू डब्बा, स्काई ब्लू बॉल, येलो डिब्बा, येलो बॉल, पिंक डिब्बा, पिंक बॉल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट ऐसे कॉन्सेप्ट कहलाते हैं कि जिस बॉल जिस कलर की है उस कलर के डिब्बे में नहीं जानी चाहिए। मतलब स्काई ब्लू कलर की बॉल स्काई ब्लू डिब्बे में नहीं जानी चाहिए, येलो कलर की बॉल येलो कलर के डिब्बे में नहीं जानी चाहिए, पिंक कलर की बॉल पिंक कलर के डिब्बे में नहीं जानी चाहिए। थोड़ा अरेंजमेंट करके देखो ऐसे कौन कौन से अरेंजमेंट हो सकते हैं। ए डिब्बे के अंदर बी डैश बॉल को रख दें हम, बी डिब्बे के अंदर सी डैश बॉल को रख दें हम, सी डिब्बे के अंदर ए डैश बॉल को रखते हैं हम। एक तो ये हो सकता है, देखो कोई भी अपने कलर पे नहीं गई है। दूसरा देखते हैं, ए डिब्बे के अंदर सी डैश बॉल को रख दें हम, बी डिब्बे के अंदर ए डैश बॉल को रख दें हम, और सी डिब्बे के अंदर कौन सा बच गया, बी डैश बॉल को रख दें हम। इन दोनों के अलावा और कोई अरेंजमेंट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीरेंजमेंट। मतलब जिस कलर की बॉल है उस कलर के डिब्बे में नहीं जानी चाहिए,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है F1 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट। ठीक है, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मान लो एन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसकी नंबर ऑफ डिरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसका हमारे पास फॉर्मूला है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एन से, और ये फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। जब भी नंबर ऑफ डिरेंजमेंट, क्वेश्चन को देख के हमें पता लगेगा कि यहाँ पे डिरेंजमेंट की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एफ आई नॉट इक्वल टू आई है, मतलब जो एफ के अंदर है आई, उसको खुद के आई के बराबर नहीं होना चाहिए। जिस कलर की बॉल है उसको उस कलर के डिब्बे के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। मीन्स साइन अल्टरनेट चलते जाते हैं, और ये कहानी कहां तक जाती है, एन तक जाती है। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, डिरेंजमेंट का फॉर्मूला डीएन। डीएन का मतलब नंबर ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट का डिरेंजमेंट करने का फॉर्मूला। ये होता है एन फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, प्लस के बाद माइनस आएगा ना, तो यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस डॉट डॉट डॉट। साइन लास्ट में कौन सा आएगा, पावर पे डिपेंड करता है, -1 टू द पावर n। यहां प्लस लगा देते हैं, प्लस -1 टू द पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। मतलब यदि n ऑब्जेक्ट है तो n फैक्टोरियल से शुरू होगा और लास्ट में 1/n फैक्टोरियल में खत्म होगा। साइन की यदि बात करें तो जिस नंबर की टर्म है उसके हिसाब से साइन डिसाइड होगा। ठीक है, आया समझ में। ये अच्छी से नहीं दिख रहा हो तो क्लियरली लिख देता हूं, n है पावर में इंटू 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलो मान लो एक ऑब्जेक्ट का डिरेंजमेंट आपसे पूछा गया, तो d1 के लिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल। कितना आ गया, 0। यदि टू ऑब्जेक्ट का डिरेंजमेंट पूछा गया तो कैसे लगाओगे, 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 0, 2 फैक्टोरियल आंसर आ गया 1। यदि 3 ऑब्जेक्ट का डिरेंजमेंट पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला लगाओगे 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। सॉल्व करके देखो थोड़ा कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 कट गया, 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया 6, ऊपर गया 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4/6 यानी कि 2/3 इंटू 3 यानी कि 2 आया। ठीक है, ये मैं आपको करके बता रहा हूं, मेरे को तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 याद है। एडवांस में आज तक D6 तक ही क्वेश्चन आए हैं, इसके ऊपर कभी नहीं आए। ठीक, तो आपको भी D6 तक इतना सॉल्व करने का टाइम बचाकर आपको बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन देखो डिरेंजमेंट का और डायरेक्ट टिक कर सको। मैं एक बार लिखा देता हूं, आपको रिजल्ट पूरे याद रखने हैं। 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 0, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल कितना, 4 3 जा 12, 2 जा 20,
64, एलसीएम आ गया 24, ये कितना आया 12, 24 से 24 तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आ गया 12 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि 9, ठीक। D5 देखो, D5 पे फॉर्मूला लगाने का खुद ट्राई करोगे क्या, कैसे लिखोगे? 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, अल्टरनेट साइन के साथ जाता जाएगा। आंसर कितना आएगा मुझे याद है 44, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही D6, कलर तो बचे ही नहीं मेरे पास। D6 कैसे होगा, 6 फैक्टोरियल से चालू होगा, फिर अल्टरनेट साइन लेते जाएंगे। ये कितना आता है, ये आता है हमारा 265 सॉल्व करने पे। आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट याद रखना है। मीन्स D1 कितना होता है, 0 होता है, D2 1 होता है, D3 2 होता है, D4 9 होता है, D5 44 होता है, D6 265 होता है। याद हो गया, ऐसे याद रखना है। अब जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ ऐसा जिसमें बात कर रही होगी डीरेंजमेंट की, जैसे यहां बात हो रही है, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए सच दैट एफ आई नॉट इक्वल टू आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू ए वन वेयर ए इक्वल टू 1 2 3 4। तो यहाँ पे डीरेंजमेंट की बात हो रही है। ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 4, मतलब 4 एलिमेंट्स का हमें डीरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा डीरेंजमेंट ऑफ 4, फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू आएगी वो हमें याद है, D4 कितना होता है 9 होता है, तो 9 आ गया आंसर। कुछ कुछ आया समझ में, अरे कुछ कुछ आया क्या? एक बार इसके फॉर्मूले को, इसकी अप्रोच को पूरा देखो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट पूरे आपको याद होने चाहिए। अब देखो, हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देख लिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आए थे हमारे, n टू द पावर m आए थे। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन देख लिए। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने आए थे, npm आए थे। अब हमें आज की क्लास में देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, मतलब ऑनटो मैपिंग कितनी बनेगी। तो हेडिंग डालना नंबर ऑफ ऑनटो मैपिंग, मींस ऑनटो मैपिंग कितनी बनेगी। यहां पे बात होती है पूरे के पूरे पी एंड सी कॉन्सेप्ट की। कौन सा कॉन्सेप्ट, जिसको हम एक्सक्लूजन इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये मैं हिंट के लिए लिख देता हूं, ये पी एंड सी का टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन से इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। अब रिजल्ट कैसे आता है, डेरिवेशन से आपको 12th में मतलब नहीं है। आपको क्या रखना है, सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है, देखो, यदि मान लो कोई ए सेट है, गड़बड़ सा बन गया। मान लो कोई ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A1 A2 डॉट 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 AM, और कोई बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है कुछ B1 B2 डॉट 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 BN, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन हम बोलते किसे हैं, ऑन टू फंक्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें बी सेट के हर एलिमेंट का ए सेट के साथ रिलेशन हो। ऑन टू फंक्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें बी सेट का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, हर एक एलिमेंट का ए सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। तो यदि मैं ए सेट के एलिमेंट को बोल देता हूं इमेज, ऑब्जेक्ट, ए सेट के एलिमेंट को यदि मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट, और बी सेट के एलिमेंट को मैं बोल देता हूं क्या, बॉक्सेज, तो हमें ए सेट के एम एलिमेंट को बी सेट के एन बॉक्सेज में कुछ इस तरह रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। आया कुछ समझ में? हमें ए सेट के एम ऑब्जेक्ट को
बी सेट के एन बॉक्सेज में कुछ इस तरह रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, क्योंकि ऑनटो फंक्शन में बी में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, सभी का रिलेशन होना चाहिए। तो देखो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसकी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑनटो मैपिंग। कितने ऑनटो फंक्शन रहेंगे? जिस तरह से हम m ऑब्जेक्ट को n बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतने ही ऑनटो फंक्शन बनेंगे। मींस नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट m distinct object into n different boxes so that no box remains empty। कुछ कुछ समझ में आया? हम m ऑब्जेक्ट को n बॉक्सेज में कैसे रखें कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। यही तो होता है ऑन टू फंक्शन कि b में कोई भी खाली नहीं रखना चाहिए और m पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट रखे जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि नहीं रखा गया तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट का किसी ना किसी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान से देखना, याद कैसे करना है वो बताता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, याद ऐसे करना है। देखो बताता हूं। टोटल फंक्शन कितने होते हैं? टोटल फंक्शन होते हैं n टू द पावर m। तो हमने पहले लिख दिया टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन कितना लिख दिया? n टू द पावर m। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एक बार n बॉक्सेज में से एक बॉक्स लिया। कैसे लेते हैं? nc1 एक ले लिया तो बचे कितने? n-1 बचा, इनटू पावर वही की वही रहेगी m। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट साइन लगाया प्लस। इस बार n बॉक्सेज में से दो बॉक्सेज लिए तो nc2 आ गया। अब जब दो बॉक्स ले लिए तो बचे कितने? n-2 बॉक्सेज बचे और पावर कितनी रहेगी? m ही रहेगी। फिर अल्टरनेट साइन लगाया, फिर n बॉक्सेज में से 3 बॉक्सेज ले लिए तो कितना आ गया? nc3। बचे कितने? n-3, पावर वही रहेगी m। ऐसा करके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतने नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन बनेंगे। लेकिन ये कब बनेंगे? जब जब बीम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है n। अरे यहां तो इतना साइड का दिखेगा नहीं ना, तो चलो यहां लिख देता हूं नीचे। इतने ऑनटू फंक्शन जब बनेंगे जब हमारा जो n है वो m से छोटा होगा या बराबर होगा। और यदि n m से बड़ा होता है तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन बनेंगे कितने? 0। आया क्या समझ में? फिर से एक बार पूरी चीजें देखना। हमें निकालना था कितनी ऑनटो मैपिंग होगी। ठीक है, ये है हमारा पी एंड सी का प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। ए के एलिमेंट को हमने ऑब्जेक्ट बोला, बी के एलिमेंट को हमने बॉक्सेज बोला। अब देखो, ऑन टू फंक्शन उसे बोलते हैं जिसमें बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन के लिए हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। मतलब ए सेट के एम ऑब्जेक्ट के इमेज होनी चाहिए और बी सेट के एन बॉक्सेज में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो हमने नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन को डिफाइन किया, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू n डिफरेंट बॉक्सेज सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। m अलग अलग ऑब्जेक्ट को n अलग अलग बॉक्सेज में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रह जाए। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल फंक्शन मतलब n टू द पावर m में से माइनस किया, n में से एक लिया nc1, n-1 टू द पावर n m, फिर प्लस साइन लगाया, फिर n में से दो लिया nc2, n-2 टू द पावर m, फिर ऑल्टरनेट साइन लगाया, फिर nc3,
n में से 3 माइनस किया, पावर m लगाई, फिर अल्टरनेट साइन लगाया, ऐसा करके। अब सबसे जरूरी बात, ऑन टू फंक्शन हमें तभी मिलेंगे जब n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b कम होंगे या बराबर होंगे इससे, m से मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a से। और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a यानी कि m से बड़ा होता है तो ऑन टू फंक्शन हमें एक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा देखते हैं। देखो मान लो ये एक सेट है 1 2 3 और ये दूसरा सेट है x y z w। ठीक है, अब मुझे रिलीज वो फंक्शन बना के ये बताओ कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे। फॉर्मूले से नहीं बताना है आपको, लॉजिकली बना के देखना है। देखो चलो बनाना ट्राई करते हैं। 1 को x से जोड़ दिया, 2 को y से जोड़ दिया, 3 को z से जोड़ दिया। अब w तो बच गया, w बच गया, लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन मतलब कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो देखो इस केस में w बच रहा है, और यदि मैं w को किसी से जोड़ देता हूं, मान लो 3 से जोड़ दिया, अब w नहीं बच रहा है, तो अब तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाया। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो या तो ये ऑन टू नहीं रहेगा या तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि बी ऑब्जेक्ट में यदि एलिमेंट है n और ए सेट में यदि एलिमेंट है m, तो m को हमेशा n से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। आया समझ में? देखो ऐसे समझो, प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो मान लो आपके पास कुछ 5 बॉल हैं और आपके पास कुछ 6 डिब्बे हैं। ठीक है, 5 बॉल हैं, अरे 6 बॉल बन गई क्या? हाँ, आपके पास 5 बॉल है और 6 डिब्बे हैं। अब इस 5 ऑब्जेक्ट को 6 बॉक्सेज में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि कोई भी बॉक्स खाली ना रह जाए। 5 ऑब्जेक्ट को 6 बॉक्सेज में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि कोई भी बॉक्स खाली ना रह पाए। तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। कैसे भी करेंगे, एक ना एक बॉक्स तो खाली रह ही जाएगा जब तक किसी बॉल को काटा ना जाए, और काटना पीटना अलाउ नहीं है। ठीक है, इसीलिए कुछ ना कुछ खाली रह ही जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कम है। और ऑन टू फंक्शन बोलता है कि कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए जब भी n m से बड़ा होता है, वो n m से छोटा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन हमें 0 मिलेंगे। कुछ कुछ आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं नए कलर से, येलो कलर। मान लो ये है 1 2 3 4 5 और ये है x y z। m इक्वल टू कितना है? 5 है। n इक्वल टू कितना है? 3 है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? m n से छोटा है कि बड़ा है? n m से छोटा है। ठीक, यहां पे मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, क्या याद नहीं है मुझे कब क्या लिखा था मैंने। हाँ, तो एक बार फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या बोलता है? जब n m से छोटा होगा या बराबर होगा तब ऑन टू फंक्शन मिलेंगे। यहां पर देखो n m से छोटा है मतलब हमें ऑन टू फंक्शन मिलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने मिलेंगे? तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था? टोटल फंक्शन यानी कि n टू द पावर m माइनस n टू द पावर m माइनस n में से एक सेलेक्ट किया मतलब 3c1, n माइनस 1 किया तो n माइनस 1 करने से कितना आया? 3 माइनस 1 यानी कि 2,
और पावर वही की वही रहेगी m, यानी कि पावर 5 आ गई। ठीक है, प्लस अल्टरनेट साइन लगाया। इस बार n में से दो सेलेक्ट किए, मतलब 3c2, देन n माइनस टू, यानी कि 3 - 2, यानी कितना आया 1। पावर कितनी रहेगी, उतनी की इतनी ही रहेगी, यानी कि 5 ही रहेगी। माइनस, इस बार 3 से 3 सेलेक्ट करेंगे, तो 3c3 इंटू में 3 - 3 हो जाएगा, यानी कि 0। 3 - 0 टू द पावर 5, तो ये टर्म तो हमारी 0 ही हो रही है। मतलब इनको सॉल्व करके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है क्या? माइनस 3c1 कितना होता है 3, और 2 टू द पावर कितना होता है 32, तो 32 3 जा 96, प्लस 3c2 कितना होता है 3। ठीक है, कितना आया 3 गया तो 240 बचा, और 240 में 243 प्लस 3 246, 246 में 6 गया यानी कि 240, और 240 में 90 गया यानी कि 150 बचा। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले लगा के आप नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? एक बार फिर से फॉर्मूला देखना, आगे चलते हैं। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ ऑन्टो मैपिंग की बात हो रही थी। ए ऑब्जेक्ट है, बी बॉक्सेज है, तो ए ऑब्जेक्ट को हमें बी बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ इस तरह से कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो ऑन्टो फंक्शन कब बनेंगे, जब बॉक्सेज या तो कम होंगे या बराबर होंगे ऑब्जेक्ट से, यानी कि n लेस देन और इक्वल टू m, और यदि n ग्रेटर देन m हुआ तो कोई भी ऑन्टो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, टोटल यानी कि n टू पावर m माइनस n में से एक लिया nc1 इंटू n माइनस 1 टू द पावर m, फिर n से 2 लिया और n माइनस 2 में पावर m लगा दिए, फिर n से 3 लिया, n माइनस 3 में पावर m लगा दिए, एंड सो ऑन। ठीक है, चले आगे। अब देखो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, तो पता है क्या बोलते हैं, सर 10th क्लास तक एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, हिस्ट्री रट रट के मर गया था, इसलिए मैंने पीसीएम लिया ताकि रटना ना पड़े। और आप इतने बड़े बड़े फॉर्मूले दे रहे हो, थोड़ा देखो कितने बड़े बड़े फॉर्मूले दे रहे हो, कहां से चलेगा? तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप लॉजिक लगाएं या तो आप फॉर्मूला लगाएं। एक तरीका देख लिया हमने फॉर्मूले से, दूसरा तरीका हम देख लेते हैं किससे, लॉजिक से। तो चलो इसी क्वेश्चन को लॉजिक से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या था थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन था 5 ऑब्जेक्ट थे, 3 बॉक्सेज में रखना था। तो चलो क्वेश्चन है हमारा 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इसको 3 डिफरेंट बॉक्सेज में रखना है। ऐसे रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो आप मुझे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बताओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये हैं 3 हमारे बॉक्सेज, 5 है अब हमारे ऑब्जेक्ट। तो 5 ऑब्जेक्ट मैंने मान लो आपके हाथ में दे दिए, आप इसको 3 बॉक्स में कैसे कैसे रख सकते हैं। आप पहले में 2 रख दो, दूसरे में 2 रख दो, तीसरे में 1 रख दो, 5 हो गए। या फिर आप पहले में 3 रख दो, दूसरे में 1 रख दो, तीसरे में 1 रख दो। ठीक है, अब इनको ना इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि पहले में 1 रखा, दूसरे में 3 रखा, फिर तीसरे में 1 रखा, या फिर पहले में 1 रखा, दूसरे में 1 रखा, तीसरे में 3 रखा। ठीक है, तो ये इंटरचेंज भी अवेलेबल है। ठीक है, देखो इस चीज को हम पी एंड सी के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट थे, 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट रखने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5c2। ठीक है,
फिर बचे कितने, 5 में से 2 रख दिए तो 3 बचे। तो 3 ऑब्जेक्ट में से 2 रखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3C2 इंटू कितना बचा, 1 बचा। अब एक ऑब्जेक्ट में से एक रखने का तरीका कितना हो जाएगा, 1C1। ठीक है, अब देखो ये 3 डिब्बे हैं, 3 अलग अलग डिब्बे हैं, ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं कि पहले हमने 1 रखा फिर 2 रखा फिर 2 रखा, पहले हमने 2 रखा बीच में 1 रखा बाद में 2 रखा। तो इसके लिए पी एंड सी में कैसे करते थे, टोटल 3 डब्बे हैं तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जितने लाइक वाले हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखो 2 हैं लाइक वाले, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले अरेंजमेंट के तरीके हो गए। ठीक, अब यहां पे है और, जिसे हिंदी में या कहते हैं, इंग्लिश में और कहते हैं, उसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। ये तो हमने सेट में पढ़ा हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो 5 ऑब्जेक्ट है, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट रखने के तरीके, 5C3 इंटू कितने ऑब्जेक्ट बचे, 2 बचे, तो 2 में से 1 रखने का तरीका 2C1 इंटू 1 बचा, 1 में से 1 रखने का तरीका 1C1। ठीक है, अब 3 अलग अलग डिब्बे हैं, उनका सिलेक्शन अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और लाइक वाले 2 हैं 1 1, तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। करके देखो, एनसीआर तो सॉल्व करना आता है ना, बोलो ये भी भूल गए। एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, कितना आएगा, 150 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, पर कहां तक सोचोगे, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह फॉर्मूले कुछ आता नहीं है। ये जो मेथड कहलाता है, इसको मेथड को बोलते हैं हम, पिछले वाले को क्या बोलते हैं, डीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट इनटू ग्रुप्स। ये है पीएनसी का कॉन्सेप्ट। और यदि आपको पीएनसी में ना घुसना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लिया, आंसर आ गया, क्यों ज्यादा फालतू की कहानी पाले। ठीक है, चले आगे, चलो चलते हैं। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना आया था, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आया था हमारा NPM। कंडीशन क्या थी, जब n बड़ा हो या बराबर हो m के। और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 आया था, कब, जब n छोटा हो m से। ठीक है, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑनटो फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होता है उसे बाइएक्टिव बोलते हैं। ठीक, तो एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने ये ड्राइव कर लिया था। दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला है नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन का, कितना आया है, ऑनटो फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, कितना आया है, टोटल फंक्शन n टू द पावर m माइनस n में से 1 सेलेक्ट किया n माइनस 1 टू द पावर m, n में से 2 सेलेक्ट किया n माइनस 2 टू द पावर m, फिर माइनस, ऐसा करके डॉट डॉट। ये कब तक कब होता है, जब n छोटा होता है या बराबर होता है m के। और यदि यदि n बड़ा होता है m के तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने मिलते हैं, 0। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास तक हम कुछ एक बात और कर रहे थे, उस बात का नाम क्या था, वन वन ऑनटो फंक्शन। देखो हमने वन वन फंक्शन निकाल लिए, ऑनटो फंक्शन निकाल लिए, और जिसे हम वन वन ऑनटो फंक्शन बोलते थे, वन वन ऑनटो क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। वन वन कहलाता है इंजेक्टिव, ऑनटो कहलाता है सब्जेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो ऑनटो भी हो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
तो देखो 1 1 की कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए। ऑन टू की कंडीशन क्या है, n लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। तो यदि कोई फंक्शन ऑन टू होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी बता सकते हो क्या? एक में n छोटा हो या बराबर हो, एक में n बड़ा हो या बराबर हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, n और m बराबर होना चाहिए। ये हो गया 1 1 और ऑन टू की कंडीशन कि 1 1 ऑन टू फंक्शन जब होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बराबर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के बराबर होंगे तब हमें मिलेगा 1 1 ऑन टू फंक्शन। और कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन कितने मिलेंगे? देखो npm है, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला देखो npm है। अब n और m बराबर हो गया तो हम m की जगह पे n लिख सकते हैं। तो ये आ गई npn के बराबर। और npn कितना होता है, npn होता है हमारा n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन ए से बी में कितने मिलेंगे, n फैक्टोरियल मिलेंगे जब ए के अंदर एलिमेंट्स और बी के अंदर एलिमेंट्स बराबर हों। इतना आया समझ में? ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे तीनों रिजल्ट को अच्छी से देख लेना। फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑड इवन फंक्शन। रीड कर लो, दिमाग में बैठा लो। देखो पहला चैप्टर है, इतने सारे फॉर्मूले हो गए। 11 से लेकर 12 तक के पूरे फॉर्मूले याद करके एक दिन पेपर देने जाना है, कैसे याद रहेगा? इसीलिए बोलता हूं 3 कॉपी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। पहली, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं तो एक रफ कॉपी आपके सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन दे रहा हूं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरी कॉपी आपकी नोटबुक जिसमें आपको पूरा हर चीज प्रॉपरली लिखना है। कई सारी चीजें मैंने केवल बोल दी, ठीक है, लेकिन लिखवाई नहीं। आपको लगता है यदि उस चीज को लिखने की जरूरत है, आप भूल जाओगे, आपको नहीं आता है, 11th का कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने नहीं लिखाया, लेकिन आपको नहीं बनता है, आपको लिखने की जरूरत है, तो उस चीजों को भी ऐसे बादल बना के आपको साइड में लिखना है। तीसरी कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी, जिसके बिना सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो या फिर अपनी लाइफ की ही तैयारी करनी है। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जिसमें आपके पूरे फॉर्मूलेज, छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे शॉर्टकट्स, छोटे छोटे फंडे लिखे होते हैं कि इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे, इस चीज का फॉर्मूला ये है, जिसको आप डेली बेसिस में पलटाओगे तब जाके इतनी सारी चीजें आपको एक दिन में सब कुछ इकट्ठा याद रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स की कॉपी मस्ट है, जिसने नहीं बनाई हो बना लेना। अच्छा, एक और गलती जो मैं हर साल देखता हूं लड़के करते हैं, आप किसी के नोट्स की फोटोकॉपी करा लेते हो या फिर आप किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स को अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख लेते हो। ये दोनों चीजें आपके लिए बिल्कुल भी मतलब की नहीं रहेगी। मैं 10 बार समझाता हूं लेकिन लोग नहीं समझते हैं, यही गलती करते हैं। क्यों अपना टाइम खराब करें शॉर्ट नोट्स बना के, दूसरे किसी कॉपी कर लेते हैं, उसने तो बनाए है ना। जब आप खुद बनाओगे तब वो चीज आपके दिमाग में छपेगी, नहीं बनाओगे, कॉपी कर लोगे तो वो केवल लिखा हुआ टेक्स्ट हो जाएगा, आपके दिमाग में नहीं छपेगी। तो पहली चीज आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। दूसरी चीज अपना शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है, किसी से कॉपी नहीं करना है। तीसरी चीज, आपको किसी और के नोट्स की फोटोकॉपी करा के नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी राइटिंग होती है, भले ही खुद लिखे खुदा पढ़े वाली राइटिंग हो, 3 तरह की राइटिंग होती है ना, एक खुद लिखे सब पढ़े, एक खुद लिखे खुद पढ़े, एक खुद लिखे खुदा पढ़े। तो चाहे हमारी राइटिंग तीसरे टाइप की हो, लेकिन हमें अपने नोट्स खुद बनानी है, क्योंकि हमारी राइटिंग हमें समझ में आएगी और हमारे दिमाग में बैठेगी। दूसरी की राइटिंग हमारे दिमाग में बैठ ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये थे कुछ लेक्चर, चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नया कॉन्सेप्ट दैट इज ऑड एंड इवन फंक्शन की। ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फंक्शन जिसमें एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो कोई भी चेंज ना आए, उसे वो कहते हैं इवन फंक्शन। और यदि एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने में पूरा का पूरा एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। कुछ भी यदि नहीं समझ में आया हो तो लिख लेते हैं। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स be a function such that f of x f of minus x equal to f of x for all x comma minus x belong to domain of function, then fx is even function। कुछ कुछ समझ में आया? एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने में सॉल्व करने पर वो फंक्शन वापस एफ एक्स के बराबर ही आ गया। उस फंक्शन को हम बोलेंगे इवन फंक्शन। बस जरूरी याद रखने लायक कंडीशन क्या है, जो x है और जो माइनस एक्स है दोनों के दोनों फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। कुछ कुछ समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो पहला एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लो cos x। cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है, याद है क्या? 11th में पढ़े थे, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा। तो देखो फंक्शन में x को माइनस एक्स की रिप्लेस करने पर भी उतना ही आया, तो क्या बोलेंगे हम? ये है इवन फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं कुछ एक्स स्क्वेयर। फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो कितना आया? उतना ही का उतना ही आया। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो फंक्शन में x को माइनस एक्स के रिप्लेस करने में जब एफ एक्स के बराबर ही आ जाए उसको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। आया क्या? थोड़ा बहुत आया होगा। और देख लेते हैं मॉड x। फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, कुछ से भी रिप्लेस कर दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर मॉड x ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x को माइनस एक्स की रिप्लेस करने में फंक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको हम बोलते हैं क्या? इवन फंक्शन। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं। cos x का ग्राफ पता है क्या? cos x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है क्या? एक्स स्क्वायर का ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y के अबाउट सिमेट्रिकल, कुछ ऐसा। मॉड x का ग्राफ पता है? कुछ ऐसा। तो जब कभी भी इवन फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जब कभी भी इवन फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। मतलब जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ, जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ, जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ। इवन फंक्शन के लिए ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इवन समझ में आया? चलो ऑड की बात करते हैं। ये क्या हो गया? एक ब्लैक स्लाइड चाहिए अपन को। हाँ, मान लो इस बार हम फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रही है। ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा माइनस एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। मतलब जब भी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है, फॉर ऑल एक्स कॉमा माइनस एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। आया क्या? आया। ठीक है,
एग्जाम्पल्स से समझते हैं। मान लो साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। एफ एक्स मान लो है एक्स, एक्स पे माइनस रख देंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। 1/x, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो फंक्शन है, इसमें यदि हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसा ओरिजिन से निकलता है। ठीक, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा। 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑड फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं, इनको देख के कुछ कॉमन चीज समझ में आ रही है। ऑड फंक्शन के ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। देखो, ये ओरिजिन के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिकल है। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, समझ में आया। ब्रीफ कर देता हूं। जब कभी भी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दोगे, ये चीज एफ एक्स के बराबर आ जाएगी। क्या बोलोगे, इवन फंक्शन। ये चीज माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगी, क्या बोलोगे, ऑड फंक्शन। बस एक चीज का याद रखना है, x और माइनस एक्स दोनों कहां होने चाहिए, डोमिनो फंक्शन में होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बात करते हैं ऑड और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज की। एक एक प्रॉपर्टीज पढ़ना, उसको अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, खुद पढ़ के देखो, समझ में आएगा। यदि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो फंक्शन होगा इवन। कैसे समझते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। इसी को तो हम इवन बोलते हैं ना। तो पहली प्रॉपर्टी में तो कुछ समझने लायक था ही नहीं। यदि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता है तो एफ एक्स कहलाता है ऑड। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो इसी को तो हम ऑड कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी से पढ़ना, ए फंक्शन में नाइदर बी इवन नॉर बी ऑड। मतलब जरूरी नहीं है एक फंक्शन है तो वो ऑड हो या इवन हो, जरूरी हो वो हो सकता है नैनो हो। नैनो मतलब ना तो ऑड हो ना इवन हो। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन यदि है तो वो इवन हो या ऑड हो सकता है ना वो इवन हो ना ऑड हो। आया समझ में। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखना, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये देख लिया हमने। देखो, ये इवन फंक्शन है हमारे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये ऑड फंक्शन है हमारे, ओरिजिन के अबाउट कैसे हैं, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो तीसरी तो हम समझ चुके हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखना, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इवन एंड एन ऑड फंक्शन। मतलब देखो, तू दूसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी साथ में पढ़ना। दूसरी प्रॉपर्टी बोल रही है कि एक फंक्शन जरूरी नहीं है ऑड हो या इवन हो सकता है ना वो ऑड हो ना इवन हो। लेकिन चौथी प्रॉपर्टी बोल रही है प्रत्येक फंक्शन, एवरी, हर एक फंक्शन को हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स,
इस फंक्शन को, हर एक फंक्शन एफ एक्स को हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों चीजों को सिंप्लीफाई करना, थोड़ा एडिशन देखना एफ एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखना ये वाला पार्ट चेक करके देखो, ये पार्ट होगा इवन, ये वाला पार्ट चेक करके देखो, ये पार्ट आएगा ऑड, और दोनों का सम करके देखो, दोनों का सम आ रहा होगा एफ एक्स। ठीक है, मैं चेक करके एक दिखा देता हूं। मान लो कोई तीसरा फंक्शन है एच एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। अब मैं बोल रहा हूं ये है इवन पार्ट। तो इवन फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें यदि हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो वैल्यू चेंज ना हो। चलो करके देखते हैं। x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो यहां आ गया f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन टू। कुछ बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला, ये चीज एच एक्स के बराबर ही आ गई। मतलब एच ऑफ माइनस एक्स एच ऑफ एक्स के बराबर है, इसलिए ये क्या है? इवन फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हर एक फंक्शन को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आया समझ में? चलो, ये हो गई हमारी 4 प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पढ़ना एक बार, बड़ी सी है। The only function which is defined on the entire number line, एक फंक्शन जो पूरी की पूरी नंबर लाइन पर डिफाइंड है, इंटायर नंबर लाइन पर, जो दोनों हैं एंड इज इवन एंड बोथ ऑड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर वो इवन है और ऑड भी है। ऐसा केवल एक ही फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से समझना, एक ऐसा फंक्शन जो कि पूरी की पूरी नंबर लाइन पर डिफाइन है और एक ही टाइम पर ये ऑड भी है और इवन भी है, ऐसा केवल एक ही फंक्शन होता है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक, और हर नॉन जीरो कांस्टेंट कैसा होता है? इवन फंक्शन होता है। एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू 2 ले लिया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, 2 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाया? इवन फंक्शन कहलाया। तो नॉन जीरो कांस्टेंट कैसा होता है? इवन होता है। और जीरो कैसा होता है? इवन और ऑड दोनों होता है। जीरो कैसा होता है? इवन और ऑड दोनों होता है। जीरो कैसा होता है? जीरो इवन और ऑड दोनों होता है। आया समझ में? 6वीं प्रॉपर्टी रीड करो। इफ एफ एंड जी बोथ आर इवन, यदि एफ और जी दोनों क्या है? इवन है। आर बोथ आर ऑड, या फिर दोनों कैसे हैं? ऑड है। देन द फंक्शन एफ इंटू जी विल बी इवन। मतलब यदि दोनों, मैं इवन को पॉजिटिव से दिखा देता हूं और ऑड को नेगेटिव से दिखा देता हूं, केवल शो कर रहा हूं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, इवन उसे कहते हैं जिसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ऑड उसे कहते हैं जिसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों यदि इवन है तो दोनों का मल्टीप्लाई एफ इंटू जी कितना आएगा? इवन आएगा। दोनों यदि ऑड हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? इवन आ जाएगा। और एक यदि ऑड है और एक इवन है तो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। ठीक है, यही जैसी अपनी अलजेब्रा की चीज होती है। ठीक, आया समझ में? ये थी हमारी 6वीं प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑड फंक्शन के, इवन फंक्शन की, और नाइदर इवन नॉर ऑड के। ऑड में क्या होगा? ऑड में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा। इवन को जब सॉल्व करोगे आप तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा। और नाइदर इवन नॉर ऑड मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसी के बराबर नहीं आएगा, ना तो एफ एक्स के बराबर आएगा, ना माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, ना तो ये आएगा एफ एक्स के बराबर, ना आएगा ये माइनस एफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, पूरे के पूरे नहीं, मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ऐसे तो ढेरों हैं, पर ये कुछ आपको बताए हुए हैं
जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है कि हाँ ये ऑड है। कैसे पता चलेगा? एक्स को आप माइनस एक्स के रिप्लेस करोगे, माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा तो उसको क्या बोलोगे, ऑड। एक्स को माइनस एक्स के रिप्लेस करोगे, प्लस एफ एक्स के बराबर आएगा, उसको बोलोगे इवन। किसी के बराबर नहीं आएगा, आप क्या बोलोगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपका होमवर्क है, आपको करके देखना है। एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, चलो। बोलोगे सर कितना जुल्म कर रहे हो, एक आठ तो बता दो, तो लो बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कोई ले लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग ही से लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, तो देखो लॉग वाला मैंने ले लिया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू इतना है। ठीक, तो हम क्या करना होता है ऑड या इवन के लिए, हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो ये कितना आ गया, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहला वाली प्रॉपर्टी के पास जाना। यदि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब इवन। यदि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या ऑड। तो हमें बस ये देखना होता है कि दोनों को हम ऐड करें या दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। दोनों को क्या करने पर जीरो आंसर आएगा, हम दोनों कर सकते हैं, पर दो दो बार करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, मन में कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो दोनों हो जाएंगे लॉग के अंदर की चीज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक जगह ए प्लस बी लिखा है, एक जगह ए माइनस बी लिखा है। ठीक, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लॉग वन बचेगा, लॉग वन होता है जीरो। अरे आ गया। ऐसा हम थोड़ा दिमाग में कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि एक्चुअली में करना क्या है। तो देखो तीसरे कलर से सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहा हूं। मैं पहले एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स भी कर सकता था, पता नहीं था कौन सा करें, तो थोड़ा सा दिमाग में करके देख लिया। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन दिमाग में कर लोगे तो टाइम आधा बच जाएगा। ठीक है, एफ एक्स कितना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अरे दोनों को ऐड किया है तो यहाँ प्लस साइन है। अब मुझे हमें लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए इंटू लॉग बी होता है। लॉग ए इंटू बी होता है, मतलब अंदर की चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये देखो ये आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो कितना आ रहा है, लॉग ए स्क्वायर यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया, लॉग वन। जब भी लॉग के साथ कुछ बेस ना दिया हो तो बेस होता है ई, और लॉग वन की वैल्यू आती होती है जीरो। तो देखो आया क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया जीरो के बराबर। मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। मतलब हम क्या बोल देंगे, इसे ऑड फंक्शन बोल देंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन है। आया कुछ कुछ समझ में? एक क्वेश्चन आपको तुम खुद से करके देखोगे। मान लो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप दिमाग में सोचोगे कि इन दोनों को ऐड करने से जीरो होता है क्या, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जीरो होता है क्या, ये चीज दिमाग में सोचोगे। फिर जिसको करने में आपको लग रहा होगा कि जीरो हो रहा है, उस चीज को पेन चला के सॉल्व करोगे।
यदि आप दिमाग में नहीं करोगे तो दो दो चीज दो दो बार सॉल्व करनी पड़ेगी और आंसर एक ही से आएगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा 1 मिनट ट्राई करो, आज आपको एक भी क्वेश्चन ट्राई करने को नहीं मिला ना, लो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। देखो पहला क्वेश्चन है आज के दिन का, आंसर सबका आना चाहिए और बहुत इजी है, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, स्टॉप, टाइम आउट। मेरे सॉल्व करने का टाइम, चलो जल्दी से करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, सबसे पहले कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन प्लस माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। इसके बाद दिमाग को ऐसे घुमाएंगे, घुमा के क्या सोचेंगे, दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन वन बाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू। क्या दिमाग घुमाने में ना एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले के बेस को सेम कर लेते हैं, तो माइनस यदि कट करेंगे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से तो ये आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू। यहां तक कर लिया मैंने। अब पहली वाली एफ एक्स को देखो और एफ ऑफ माइनस एक्स को देखो। अब बताओ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में जीरो आ रहा है कि ऐड करने में जीरो आ रहा है। चलो मन में करते हैं, ऐड करते हैं सबसे पहले। तो देखो बेस सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो x प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स आया, x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, वन प्लस ई टू द पावर एक्स आ गया। ठीक, वन प्लस ई टू द पावर एक्स और नीचे है ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू, एक और एक्स आ गया, प्लस वन और प्लस वन कितना आ गया, टू आ गया, कुछ भी नहीं कटा यार, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं तीसरे कलर से, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स लिखा एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो वन और वन कैंसल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस वन न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा डेनोमिनेटर का, तो ऊपर देखो कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स आ रहा है। ठीक, फिर प्लस एक्स बाई टू और प्लस एक्स बाई टू कितना हुआ, प्लस एक्स हो गया। यहां तक कोई समस्या, यहां से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया वन माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ई की पावर एक्स माइनस वन से वन माइनस ई टू द पावर एक्स काटेंगे तो बचेगा माइनस वन, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस एक्स यानी कि जीरो। अब देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आया है जीरो, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आया है एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन को क्या बोलोगे, इस फंक्शन को बोलोगे ये है हमारा इवन फंक्शन। आया क्या समझ में, एक ऑड का एग्जाम्पल ले लिया, एक इवन का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है,
चलो एक नैनो का ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन पहले से लिखा है क्या? चलो ये होमवर्क में दे देंगे, ये आप लोगों का होमवर्क। मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको अब पता नहीं है ऑड है कि इवन है कि नैनो है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो पेन कॉपी लगा के डायरेक्ट इसलिए नहीं करते हैं, पता चला आप ऑड सोच के सॉल्व किए नहीं आया, इवन सोच के सॉल्व किए नहीं आया, वो तो बेचारा नैनो था, इसलिए पहले दिमाग में सॉल्व करते हैं। अब देखो एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है क्या? सबसे पहले दिमाग में चेक करो, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है क्या? यहाँ प्लस साइन एक्स है, यहाँ माइनस साइन एक्स है, नहीं है, गलत। फिर चेक करो एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है क्या? माइनस का मल्टीप्लाई किया, नहीं है, गलत। तो जो ना एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है या माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नैनो फंक्शन, मतलब ना तो इवन ना तो ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। आया क्या समझ में? ठीक है, अब जितने क्वेश्चन वहां पे एग्जाम्पल में जो मैंने बताए थे, पहले चीज तो ये एक क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है पढ़ के बता दूं, बाद में बहाना मत मारना राइटिंग नहीं समझ में आई। इफ एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ए माइनस फोर इज इवन, मतलब ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये यदि इवन है तो ए की वैल्यू क्या होगी, और ये जो दिया हुआ फंक्शन यदि ऑड है तो ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, आंसर बताना है। ठीक, और कहा ये जितने एग्जाम्पल जो मैंने नहीं लिए हैं ये आपको खुद से एक बार चेक करके देखना है, इतने कर लोगे तो आपको ऑड इवन में अच्छी पकड़ बन जाएगी। ये चीज हमको डिफरेंशियल में इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज लगाने में ऑड इवन बहुत काम आएगा। ठीक है, मतलब कोई चीज का इंटीग्रेशन होगा हमारा डायरेक्ट आंसर जीरो आ जाया करेगा यदि हमें दिख गया ऑड इवन है, इसलिए अभी से ये चीज स्ट्रॉन्ग करनी है। फंक्शन चैप्टर फंक्शन को बड़ा नहीं बना रहा है, जो आगे ये कॉन्सेप्ट है ना जिससे अपना देख के आंसर है, वो चीज इस फंक्शन को क्या बना रही है, इस चैप्टर को बड़ा बता रही है। जब आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जहां पे क्या हो रहा होगा, एक लाइन में देख के आंसर हमें जीरो पता चल रहा होगा, वहां हम बताएंगे कि इसीलिए हमने ये ऑड इवन फंक्शन को यहाँ पढ़ाया था, इतना सारा एक लेक्चर का टाइम खराब किया था ताकि वहां का टाइम बच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।